तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले बच्चों ये चैप्टर किस बारे में है, इसका नाम क्या है ये जानते हैं? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होता है। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। मतलब कि एक्चुअली क्या है कि ये एक रिलेशन है करंट में और मैग्नेटिज्म के बीच में, एक रिलेशन है जो कि फोर्थ चैप्टर में भी था, बट यहाँ पे हम करंट को इंड्यूस करते हैं, मतलब करंट का इंडक्शन करना, प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो करंट इंडक्शन से ही आती है। हम लोग क्या करते हैं, विंड पावर टरबाइन लगाते हैं, विंड पावर प्लांट लगाते हैं, या फिर सोलर, या फिर हम हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं, या फिर हम थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं। उससे जनरेटर वगैरह घूमता है और जनरेटर के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। तो ये चैप्टर उसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में हमें बताता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज associated with generation of electricity, generation of electricity। और इसके वजह से ही हमारे घरों में आज इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और इसकी वजह से आज आप और हम पढ़ पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, वरना पॉसिबल नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के विदाउट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ोगे तभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ पाओगे। इसका स्टार्टिंग का टॉपिक है, पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है अपने फर्स्ट चैप्टर में। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स को आमतौर पे फाई से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, बट मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहा हूँ तो मैं फाई भी लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये डिफरेंट है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बच्चों। जैसे मान लो एक लूप है, ये लूप प्लेस्ड है किसी भी फील्ड में, किसी एक्सटर्नल फील्ड में, ऐसे। ठीक है, उससे फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, वहां ई ए कॉस थीटा हुआ करती थी, यहाँ बी ए कॉस थीटा होती है। अब क्या क्या चीजें क्या क्या हैं, बताओ बच्चे, क्या क्या चीजें क्या क्या, कोई बच्चा बताएगा? बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। इस शीट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? ये ए हो गया एरिया, कितना एरियल एरिया, वेक्टर। और थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। और ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्वांटिटी है, डिफाइन की जाती है। ये एक तरीके से एक एरिया से कितना ओवरऑल मैग्नेटिक इफेक्ट पास हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ओवरऑल इफेक्ट पास हो रहा है, ये बताता है इसके बारे में। खैर, हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। तो आमतौर पे अगर किसी बच्चे से पूछे जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो बच्चे ये कहेंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, और टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की होती है टेस्ला, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। और टेस्ला मीटर स्क्वायर को एक स्पेशल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, इसे वेबर कहते हैं, जिसमें W कैपिटल होता है और B स्मॉल होता है, क्योंकि वेबर किसी साइंटिस्ट के नाम पर है। जब कभी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर होती है तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल होता है। वैसे ज्यादातर आपने जो भी यूनिट पढ़ी है उसमें से आपने वही यूनिट पढ़ी जिसमें साइंटिस्ट के नाम का एक ही वर्ड यूज किया जाता है, जैसे न्यूटन तो कैपिटल होता है, या फिर जूल या टेस्ला। बट अगर दो वर्ड्स होते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, दो दो वर्ड्स यूज करते हैं हम, तो उसमें हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, दूसरा स्मॉल लिखते हैं। वेबर एक साइंटिस्ट की कास्ट है, तो उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा W और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। तो जैसे वैसे फ्लक्स को आप टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोला सकते हो, क्योंकि फील्ड होता है टेस्ला और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, बट इसका एक्सप्रेशन नाम दे रखा है वेबर। तो जरूरी नहीं आप कोई यूज करो तो कुछ किसी चीज को गलत लिया जाएगा, बट वेबर एक प्रॉपर यूनिट बोली जाती है। यहाँ पर वेबर को एक प्रॉपर यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसा डब्ल्यू यूनिट। बड़ा और बी छोटा ना। W बड़ा और B छोटा, देखो अच्छे दे रखा है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है बच्चे, इसके अलावा एक्चुअली क्या है, इसकी एक ऐसा यूनिट भी, इसकी एक CGS यूनिट भी होती है। एक मिनट बच्चे, ये रहा, ये दे रखा है। इसके अलावा
इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है, इसको मैक्सवेल कहते हैं। मैक्सवेल सीजीएस सिस्टम में होता है, ऑल्दो मैक्सवेल बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आता, वेबर ही मेन यूज आता है क्योंकि ऐसा ही सिस्टम ज़्यादा यूज किया जाता है। कोई डाउट बच्चे इससे एसोसिएटेड बोलो? एक होती है एक होती है वेबर और एक होती है मैक्सवेल, ये दोनों यूनिट्स यूज करते हैं। अब हम आते हैं कि जो कि हमने वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, बट अभी भी दोबारा देख लेते हैं कि किस केस में मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा शीट से और किस केस में मिनिमम फ्लक्स पास होगा। एक शीट ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है यूं। इस केस में कितना फ्लक्स पास होगा? इस केस में वैसे मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, कितना होगा कोई बच्चा बताएगा? इसमें एंगल कितना लेंगे बोलो? वेल 0 डिग्री सर, 0। जीरो कैसे? ये सर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों के बीच एंगल 0 है, दोनों की सेम डायरेक्शन। एरिया वेक्टर ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एंगल 0 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस 0, ये cos 0, cos 0 मैक्सिमम, cos 0 की वैल्यू अपनी मैक्सिमम One. होती है, 1 होती है, और ये b हो गया, तो मैक्सिमम फ्लक्स b होगा। और फ्लक्स मिनिमम कब होगा? ये फर्स्ट केस हुआ हमारा। 90 डिग्री पे सर। सेकंड केस ये है। तो वैसे रखा है, इसमें एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, मतलब हमारी तरफ, आउट ऑफ द प्लेन होगा। इसमें फ्लक्स हमें मिनिमम मिलता है, और इसके अंदर जो थीटा होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमारा जो एरिया वेक्टर है आउटवर्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड जा रही है। तो फ्लक्स जो मिनिमम होगा वो कितना होगा बच्चों? बी ए कॉस 90, कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो फ्लक्स मिनिमम फ्लक्स जीरो हो जाएगा। कोई डाउट बोलो बच्चों? खैर इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा लेना देना तो है नहीं खास, बट फिर भी मतलब देख लो। और मिनिमम फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो सकता है? बी, और मिनिमम फ्लक्स 0। आगे बढ़े बच्चों। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इस चीज को जानते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो बच्चा बताएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अगर ढंग से बात की जाए तो डिफाइन किया जाए, आप बहुत बेसिक तौर पे आपने डिफाइन किया था। बोलो बच्चे, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? the current induced when the net when there is change in magnetic field constantly. वेरी गुड बच्चे। एक्चुअली क्या है कि देखो बच्चे, नेचर में हर चीज सिमेट्री में होती है। हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि जब किसी एक वायर से करंट फ्लो करता है ऐसे, तो उसके आसपास करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसका रिवर्स ट्रू है। रिवर्स ट्रू का मतलब क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। ये आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था। नेचर में हर चीज सिमेट्री के हिसाब से चलती है, मतलब हर चीज एक दूसरे से एसोसिएटेड है, रिवर्स चीजें भी पॉसिबल होती हैं नेचर में। तो इसका मतलब ये था कि हम बता देते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, जैसे कॉइल है, इसमें आप गैल्वेनोमीटर लगा दो या एलईडी या बल्ब लगा दो, और एक मैग्नेट को आप ले लो और एक मैग्नेट को कंटिन्यूसली टूवर्ड्स और अवे मूव कराओ, मोशन करो इसका, कंटिन्यूस मोशन, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। कोई बच्चा बताएगा क्यों ऐसा ग्लो क्यों कर रहा है वो? कंटिन्यूस मोशन, आगे पीछे मूव करा रहे हो तो बल्ब ग्लो कर रहा है, क्यों?
हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. क्यों? यस सर। बोलो क्यों कर रहे हो? ईएमएफ इंड्यूस होता क्योंकि देखो बच्चे, जैसे इससे जो फील्ड पास हो रही है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जिससे फील्ड पास हो रही है कॉइल के थ्रू, जो फील्ड पास हो रही है, जब पास या दूर ले जाने से फील्ड चेंज हो रही है। फील्ड कौन सी फील्ड? पासिंग थ्रू कॉइल, पासिंग थ्रू कॉइल इस चेंजिंग, उसकी वजह से ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है। अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज यहाँ लिखी है, ये ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ये मुझे बताना कि क्या ऐसा हो सकता है कहीं कभी ईएमएफ हो और करंट ना हो? कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ईएमएफ तो हो करंट ना हो? बोलो बच्चे। No, sir. और कोई बच्चा सजेशन? क्या कभी ऐसा नहीं पॉसिबल? सर, किस केस में ऐसा हो सकता है? सर जब अगर ये मतलब डिफरेंस ना हो वोल्ट में। हाँ बच्चे, एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आपने, आपका बोर्ड है, सॉकेट बोर्ड, घर में बोर्ड होगा सबका, आपने स्विच ऑन किया और अगर उसमें कोई अप्लायंस कनेक्टेड नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगा। रीजन बीइंग क्या है कि वोल्टेज तो आ रही है बट सर्किट पूरा नहीं है। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तब तक करंट फ्लो नहीं करता है। एक बैटरी आपके पास है, वो ईएमएफ तो दे रही है, वोल्टेज तो दे रही है, बट आपका सर्किट कहाँ है? जब तक कोई अप्लायंस बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा। तो एक चीज का ध्यान रखना जरूर जरूर बच्चों, ईएमएफ हो सकता है हो, बट हो सकता है करंट ना हो किसी किसी सिचुएशन में, क्योंकि आपको कंप्लीट सर्किट चाहिए होता है फॉर करंट, फॉर गेटिंग करंट देयर शुड बी अ कंप्लीट सर्किट। समझे या नहीं समझे इस बात को? समझ गए सर। तो आगे बढ़ते हैं। तो वैसे खैर यहाँ पर तो दोनों चीजें हैं, ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो रहा है और सर्किट भी कंप्लीट है, तो करंट फ्लो करेगा और बल्ब का ग्लो होगा। तो पहले तो बच्चों सिर्फ यही माना जाता था कि किसी एक कॉइल से अगर फील्ड चेंज हो रही है तो करंट इंड्यूस होता है, बट सिर्फ ये माना जाता है।